हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारा चैप्टर 5 है, ये कंप्लीट चैप्टर आपका एक वीडियो में हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाम से पता लग रहा है कि हमारी जो है बेसिक यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट है जिंदगी की, वो क्या है, जिस पर हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा बॉडी का ढांचा डिपेंड है। और वो क्या है? हमारा सेल। इसका मतलब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब सेल जो है हमारा क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी इकाई जिंदगी की, जीवन की सबसे छोटी इकाई। अब सेल है क्या? सेल इज अ लैटिन वर्ड यूज फॉर लिटिल रूम। जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड है जो किसके लिए यूज होता है? लिटिल रूम, छोटा सा कमरा। और वो कमरा कौन सा? एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स खाली। तो खाली जगह के लिए हम सेल यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? लैटिन वर्ड के हिसाब से। इट इज यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है ये जिंदगी की क्या है? एक इकाई है, सबसे छोटी इकाई। और जो सेल है इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है लाइफ के स्ट्रक्चर देता है और उसके सारे काम सेल ही करता है। मीन सेल जो है किसी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है और जितने भी फंक्शन है वो सारे कौन करता है? सेल करता है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अगर हम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में, अगर सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो सेल की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में जो भी चीज हम पढ़ी जाती है, पढ़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। उसने अपने पुराने माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल का डिस्कवर किया था। ही रॉबर्ट हुक ने मीन्स रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। अपने उसने जो है अपने पुराने माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो स्लाइस ऑफ कॉर्क या कॉर्क की जो स्लाइस ली थी वो ली थी और प्राइमेटिव पुराने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा। तो उसने देखा कि रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम। जो सेल है वो किसकी तरह है? एक हनीकॉम मीन्स मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट। और उसमें क्या है? बहुत छोटे छोटे क्या है? कंपार्टमेंट है। बहुत छोटे छोटे उसमें कंपार्टमेंट होते हैं। उसके बारे में उसने पता लगाया कि अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करेंगे तो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम्ब की तरह नजर आएगा। जो सबसे पहला फ्री लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया था लियोन हॉक 1674 में विद इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। मतलब एक नए डिजाइन के माइक्रोस्कोप से लियोन हॉक ने 1674 में डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल ऑन द पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर के में या पॉन्ड वाटर में उसने एक फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था। किसने? लियोन हॉक ने। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। पुरकिंजी इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजी ने 1839 में एक नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम अब क्या कह सकते हैं? साइटोप्लाज्म। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है, जो लिक्विड सब्सटेंस है, उसको क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। और वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो नाम किसने दिया? पुरकिंजी ने 1839 में। अब सेल को क्लासिफाई किया दो बेस पर, नंबर ऑफ सेल के बेस पे। नंबर ऑफ सेल के बेस पर नंबर ऑफ सेल के बेस पर ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड किया, एक वन सेल और एक मल्टी सेल, एक से ज्यादा। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स एक, सेल मीन्स सेल, सेलुलर मीन्स जो प्रोसेस करेगा, काम करेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स वो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच हैज ओनली वन सेल।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक सेल हो, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही सेल होता है और वो एक ही सेल सारे काम करता है। जितने भी एक्टिविटी हैं, जितने भी फंक्शन है या जितना स्ट्रक्चर है, दैट इज गिवन बाय ओनली सिंगल सेल। जो एग्जांपल है यूनिसेलुलर का, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये क्या है? सारे यूनिसेलुलर, जिसमें केवल एक ही सेल होता है। जैसे आपके एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, सारे क्या है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल होते हैं। फिर दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल पर, दूसरा नाम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन बहुत सारे सेल, जो आपने पढ़ा बेटे, मल्टी बहुत सारे, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल, मिलियन ऑफ सेल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कंटेन मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिलियन ऑफ सेल। जिस ऑर्गेनिज्म में, द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन मोर देन टू और मिलियन सेल इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म में मिलियन ऑफ सेल होते हैं, दो से ज्यादा सेल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें हर सेल का, हर ग्रुप ऑफ सेल का एक स्पेसिफिक काम होता है, एक पर्टिकुलर काम होता है। और वो कौन से एग्जाम्पल हैं? फंजाई, प्लांट और एनिमल, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। फिर उसके बाद सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी जो थी प्रपोज, एक्चुअल में सेल थ्योरी है क्या? इट इज प्रपोज बाय टू बायोलॉजिस्ट, दो बायोलॉजिस्ट ने दी। उन बायोलॉजिस्ट का नाम क्या है? स्लेडेन एंड स्वान। 1838 में स्लेडेन एंड स्वान ने एक सेल थ्योरी दी। गिव द सेल थ्योरी विच स्टेट दैट, उन्होंने सेल थ्योरी दी और उस सेल थ्योरी के बारे में क्या बताया कि सेल थ्योरी एक्चुअल में है क्या। उन्होंने ये बताया कि पहला पॉइंट, कि व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड होता है, उसके दो या दो से ज्यादा हिस्से बनते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ सेल, वो अपने ही जैसे सेल को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जब सेल डिवाइड होता है तो जो नया सेल बनता है, वो नया सेल पुराने जैसे सेल के जैसा ही होगा। ऑल सेल दैट कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मीन जितने भी नए सेल होते हैं वो पुराने से ही आते हैं। और सेल को क्या कहा? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? लाइफ की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या है? हमारी सेल। ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, वो सेल से ही बने हुए हैं। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, और के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। अगर देखा जाए तो सेल ही सबसे छोटा यूनिट है, लेकिन सेल के अंदर भी क्या है? छोटे छोटे और सेल ऑर्गेनिला है। सेल के अंदर भी और छोटे छोटे सेल ऑर्गेनिला है, और न्यूक्लियस भी किसके अंदर होता है? सेल के अंदर ही होता है। तो ये सेल थ्योरी स्लेडन और स्वान ने दी 1838 में। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वायरस आर एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। वायरस जो है सेल थ्योरी के कैटेगरी में नहीं आता है, ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द सेल थ्योरी, क्योंकि ये सेल थ्योरी की जो स्टेट है, जो उसके आपके पॉइंट है, उनको फॉलो नहीं करता। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, जिसे फ्लूइड स्ट्रक्चर, जो सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया था। और साइटोप्लाज्म भी क्या है? फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम डेफिनेशन देखें साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म इज ऑल ऑफ द मटेरियल विद इन द सेल एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? साइटोप्लाज्म जो सारे मटेरियल जो सेल के अंदर होते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, एक्सेप्ट क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के अंदर जितने भी मटेरियल होते हैं और सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के जो इस पोर्शन में रहते हैं, जो पोर्शन में जितने भी मटेरियल है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? इज द ग्राउंड substance of the living material that includes cytoplasm और न्यूक्लियस। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों काउंट होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और कंपोनेंट क्या होते हैं? ऑल द मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ के और सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी मटेरियल है, वो सारा साइटोप्लाज्म के दायरे में आता है। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो और इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, ये प्रोटोप्लाज्म के दायरे में आता है। और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इंक्लूड होता है और प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इंक्लूड होता है। अब सेल हमारे दो टाइप के हैं, कौन से? प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? एनिमल सेल जो है उनका साइज छोटा होता है, दे आर स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल थोड़े से बड़े होते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल वॉल
जो सेलुलोज से बनी होती है, जो हार्ड होती है, जो स्टिफ होती है, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है, एब्सेंट है। लेकिन प्लांट सेल में क्या है, वो प्रेजेंट है। इसका मतलब सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। एनिमल सेल में प्लास्टिड जो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो कलर पार्ट होता है, और ज्यादातर ये किसमें होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल आगे पढ़ेंगे। वैक्यूल सेल ऑर्गेनिला है जो एनिमल सेल में छोटे साइज का होता है, और वैक्यूल क्या है, एक कैविटी, एक स्पेस, एक एम्प्टी स्पेस, सैक, जो एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। लेकिन एनिमल में साइज क्या होता है, छोटा, और प्लांट सेल में क्या होता है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और साइटोप्लाज्म में होता है, तो न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल में सेंटर में लाई होता है, और प्लांट सेल में वो नॉट लाई एट द सेंटर, सेंटर नहीं होता, एट एनी साइड होता है। सेल के कुछ कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनिला। और सेल ऑर्गेनिला बहुत सारे हैं, और वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल ऑर्गेनिला है जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये एक स्पेसिफिक काम करते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो सेल हैज सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, उन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनिला। सेल ऑर्गेनिला जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और सेल के अंदर होते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म विच इज द मटेरियल और द सब्सटेंस जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, और सेल ऑर्गेनिला जो स्पेसिफिक काम करते हैं, जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल के तीन मेन कंपोनेंट हैं, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है, लेकिन एनिमल सेल की ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर, लेकिन प्लांट सेल की ये आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती, क्योंकि प्लांट सेल में इसके बाहर एक लेयर और होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनिला प्रेजेंट होते हैं, और ये लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट, साइटोप्लाज्म। तीसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज इन एनिमल सेल में सेंट्रल में होता है, जो डार्क ब्लैक होता है, कलर का होता है, और प्लांट सेल में साइड में अपनी जगह लेता है। तो तीन मेन कंपोनेंट है जो सेल में पाए जाते हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इन आंसरों को सॉल्व नोट कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और ये इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। इसका मतलब आउटर मोस्ट लेयर जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट लेयर किसमें, एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली लेयर पाई जाती है। इसका मतलब ये साइटोप्लाज्म के बाद जो लेयर आएगी वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब इट कम्स आफ्टर द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के बाद जो लेयर आती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये क्या है, लिविंग, और इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने देता है। मीन लिमिटेड सब्सटेंस को सेल के अंदर और सेल के बाहर आने और जाने देता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मीन्स अलाउड टू पास, सिलेक्टिव कुछ ही चीजों को, वो ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ ही चीजों को, सिलेक्टेड सब्सटेंस को, जिसको सेल की जरूरत है उनको सेल के अंदर आने देगा, और जिसको सेल की जरूरत है उसको सेल से बाहर निकाल देगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इट अलाउ इन और एग्जिस्ट द सिलेक्टेड सब्सटेंस इनसाइड और आउटसाइड द सेल। और ये किससे बना होता है, इट मेड अप ऑफ प्रोटीन और लिपिड से। जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। और सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मींस ये इसके अंदर मूवमेंट होती है, ये बेंड कर जाता है, और ये कोई भी शेप ले लेता है। और ये कोई भी शेप लेने की वजह से, फ्लेक्सिबल होने की वजह से, ये फूड कैप्चर करने की वजह से क्या करता है, कोई भी शेप ले लेता है। जो जैसे अमीबा की में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेक एनी शेप टू एनगल्फ द फूड, और उसे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस।
तो इसका मतलब ये बड़ा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने से की वजह से ये क्या होता है, कोई भी शेप ले लेता है एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनिट, मतलब इसे दोबारा हम जोड़ सकते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन इसके फंक्शन, अब इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी इसको हम बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, गिव द डेफिनेट शेप टू द सेल, कौन से, किसको, एनिमल सेल को। एनिमल सेल के आउटर मोस्ट लेयर है, इसलिए एनिमल सेल की एक डेफिनेट शेप दे देता है। इट इट मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीडियम, एक तरह से क्या करता है, जो सराउंडिंग में और जो सेल के अंदर जो सब्सटेंस है उनको क्या करता है, सेपरेट करने की कोशिश करता है। सेपरेट द कंटेंट फ्रॉम द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से कॉन्टैक्ट को सेल से क्या करता है, अलग करता है। मीन्स एक तरह से किसका काम करता है, मैकेनिकल बैरियर का काम करता है। इट प्रोवाइड द मैकेनिकल बैरियर, बैरियर का काम, रोक का काम, ताकि कोई मिक्सिंग ना हो। और इसका नेक्स्ट काम क्या है, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड और द आउटसाइड द सेल। इसका मतलब मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को अंदर और बाहर जितनी जरूरत है, जितनी बाहर निकालेगा, जितनी अंदर जरूरत है उतनी अंदर जाने देगा। रेगुलेट करता है इन और आउट ऑफ द मॉलिक्यूल, सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या करता है, उन मॉलिक्यूल की मूवमेंट को रेगुलेट करता है। ये क्या है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, मिक्स होना। अब ये क्या है, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अचानक किसी सब्सटेंस की मूवमेंट हो, वो कौन सा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लिक्विड स्टेट हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, गैस स्टेट। मीन्स कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो गैस स्टेट में हो, जहां पर उसकी परसेंटेज ज्यादा है और वो हाई परसेंटेज अमाउंट से कहां जाएगा, वो कम की तरफ जाएगा। ज्यादा से हमेशा मूवमेंट की तरफ होती है, कम की तरफ। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कहां जाएगा, जिधर कंसंट्रेशन कम होगी। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की मूवमेंट है ज्यादा कंसंट्रेशन से किधर की तरफ, कम कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, ये भी, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ द वाटर, इसका मतलब लिक्विड सब्सटेंस, ओनली लिक्विड। ऑस्मोसिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लिक्विड। पैसेज ऑफ द लिक्विड और वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, लिक्विड का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, कहां से, हाई कंसंट्रेशन से कहां तक, लो कंसंट्रेशन के। जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो मूव करेगा वाटर, कहां से, हाई कंसंट्रेशन से, कहां को जाएगा, जहां पानी की मात्रा कम है। लेकिन जाएगा कैसे हो, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसका मतलब मूवमेंट ऑफ द लिक्विड या पानी फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, किसका, वाटर का, हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएगा, कम कंसंट्रेशन की तरफ, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोसिस इज आल्सो कॉल्ड द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट जिसमें कोई चीज हम डिसॉल्व करते हैं तो इसमें सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी। ऑस्मोसिस में लिक्विड भी सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ द मूवमेंट। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में देखा जाए तो इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की मूवमेंट हो सकती है, लेकिन इसमें केवल लिक्विड की मूवमेंट होती है। और हमेशा मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन से किधर की तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ, जहां ज्यादा मात्रा है, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस, जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, इनटू द सेल, सॉल्वेंट सेल के अंदर जाए, लिक्विड पार्ट सेल के अंदर जाए, मींस जिससे क्या होगा, मे बी स्वेल। और एक्सोस्मोसिस जिसमें सॉल्वेंट सेल से बाहर निकले, इसका लिक्विड पार्ट बाहर निकले, तो सेल क्या होगा, श्रिंक होगा, इसका मतलब सोल्यूट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे, ये जो हमारे पास है इसमें अगर हम देखेंगे ये वाटर की कंसंट्रेशन है, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट, और ये जो रेड रेड कलर के ये हमारा क्या है, सोल्यूट। अगर हम देखें इस वाले रीजन में जो सोल्यूट है उसकी मात्रा ज्यादा है, बाकी रीजन में सोल्यूट है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो सोल्यूट क्या होगा, चारों तरफ जाएगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। सब्सटेंस कौन, ये सोल्यूट। इसका मतलब जो सोल्यूट मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक तरह से डिफ्यूजन। क्योंकि ये सोल्यूट, अब वाटर तो स्टेबल है, तो इसका मतलब मूवमेंट किसकी हो रही है, सोल्यूट की मूवमेंट हो रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूट की मूवमेंट जिसमें हो, दूसरा पॉइंट डिफ्यूजन में जिसमें सोल्यूट की मूवमेंट हो उसे हम क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन। अब देखो यहाँ पर सोल्यूट हर जगह सेम हो गया,
तो इसे बोलेंगे डिफ्यूजन। और इसमें किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ी मूवमेंट के लिए। अब इसमें क्या है, ये वाटर और ये क्या है, सोल्यूट। ये सॉल्वेंट वाटर है और ये क्या है, सोल्यूट। और ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जो ऑस्मोसिस है उसमें क्या मूवमेंट होती है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। सॉल्वेंट मीन लिक्विड की मूवमेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर इसमें देखेंगे वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ भी इतनी है और यहाँ भी इतनी है, लेकिन अगर ये देखेंगे रेड जो सोल्यूट है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ए वाले पोर्शन में कम है और बी वाले पोर्शन में ज्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट किसकी होगी, वाटर की। वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी, ए से कहाँ जाएगी, बी में जाएगी। इसका मतलब वाटर मूव होगा कहां से, फ्रॉम ए टू बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है। अब कहोगे जी कंसंट्रेशन वाटर तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें सोल्यूट कम है, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है। तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ए में ज्यादा है और बी में वाटर की कंसंट्रेशन कम है। क्यों, क्योंकि इसमें सोल्यूट ज्यादा है और एज कंपेयर टू पानी क्या है, कम है। और इसमें सोल्यूट कम है, उसके कंपेयर में पानी ज्यादा है। तो पानी क्या होगा, मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पानी की मात्रा कम होगी और यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा होगी। अगर हम देखते हैं तो ये सोल्यूट जो हमारा रेड कलर है, और जितना रेशो में वाटर है उतना ही क्या है सोल्यूट, और इतना ही क्या उसके रेशो में पानी है। तो अब क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया, लगभग बराबर हो गया। तो क्यों, क्योंकि वाटर मूव हुआ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब वाटर का कंसंट्रेशन दोनों में सेम हो गया, दोनों में सेम हो गया। तो इसका मतलब दोनों में सेम हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। इसका मतलब ऑस्मोसिस में सोल्यूट का मूवमेंट होता है और सॉल्वेंट का, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है लिक्विड का, और डिफ्यूजन में सोल्यूट का मूवमेंट होता है। अब कुछ डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन विल टेक प्लेस इन एनी मीडियम। एनी मीडियम मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों मीडियम में किसी में भी क्या होगा, हो सकता है, मींस कोई भी सब्सटेंस मूव कर सकता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन डिफ्यूजन में तीनों चीजें हो सकती है, लेकिन ऑस्मोसिस में टेक प्लेस ओनली लिक्विड मीडियम। इसमें केवल क्या होता है, लिक्विड मीडियम ही मूव कर सकता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट हो सकती है। और मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, इसमें क्या होती है, वाटर की मूवमेंट होती है। डिफ्यूजन मॉलिक्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एनी मीडियम मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसमें क्या होता है, केवल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड। और डिफ्यूजन में नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है टू मूव द सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब हमारा सॉल्यूशन है। यहां पर अगर हम देखेंगे पहले वाले केस में, ए में, ये हमारा ए है, ए, ये बी और ये सी। अगर हम इसमें देखेंगे हमारा सेल है, ब्लड सेल है, और बाहर क्या है, वाटर, और ये जो डॉट है ये क्या है, सोल्यूट। अगर हम ये देखेंगे तो वाटर की कंसंट्रेशन और सोल्यूट की कंसंट्रेशन दोनों क्या है, सेम है। और इसका मतलब जो सेल में जो वाटर की कंसंट्रेशन है और जो सेल के सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन है, दोनों में क्या है, सेम। इसका मतलब इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन अगर बराबर है, तो अगर मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, जितना पानी सेल से बाहर निकलेगा उतना ही पानी सेल के अंदर आ जाएगा। जितना पानी इस सेल से बाहर निकलेगा उतना ही पानी सेल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो टोटल नेट मोमेंटम क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। जब टोटल नेट मोमेंटम जीरो होगी तो इसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, सेल के बाहर जो मीडियम है, जो सॉल्वेंट है, इज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। इसका मतलब जितना वाटर कंसंट्रेशन सेल के बाहर है उतना ही वाटर कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर है, तो सेल ना तो स्वेल होगा ना श्रिंक होगा। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर नेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो सेल नाइदर गेन वाटर नॉर लॉस, ना तो पानी सेल के अंदर जाएगा ना पानी सेल से बाहर आएगा। इसका मतलब नो गेन एंड नो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, सेल जिस कंडीशन में वैसे का वैसे रहेगा। जैसे हमने ग्रेप्स को, अंगूर को किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। अगर अंगूर को पानी में डालेंगे तो अंगूर ना तो फूलेंगे ना वो सिकुड़ेंगे। लेकिन अब अगर हम अगला देखते हैं तो ये क्या हो गया, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब क्या है, बाहर
सराउंडिंग द सेल वाटर कंसंट्रेशन इज मोर, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो क्या होगा, सेल क्या करेगा, पानी गेन करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा, कहां से, फ्रॉम द सराउंडिंग, क्योंकि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ वाटर हाई कंसंट्रेशन से कहां जाता है, लो कंसंट्रेशन में, और बाहर कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो सेल क्या करेगा, गेन करेगा वाटर। जब सेल गेन करेगा वाटर तो वो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, तो इट विल स्वेल अप, और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है हमारा, ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, बी कौन सा हमारा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ये क्या है हमारा, ए। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, सेल के बाहर, सेल के बाहर आसपास जो भी मीडियम है, सॉल्वेंट हैज हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, अगर बाहर वाटर की कंसंट्रेशन, सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन सेल से ज्यादा है, तो सेल क्या करेगा, गेन करेगा वाटर, और सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हम किशमिश के दाने पानी में भिगोते हैं, तो अगर हम अगले दिन देखते हैं तो किशमिश के दाने क्या होते हैं, फूल जाते हैं। इसका मतलब जो सराउंडिंग था उसके आसपास पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और किशमिश में, सेल में, किशमिश क्या है पर सेल है, तो उसमें पानी की कंसंट्रेशन कम थी, तो सेल ने क्या करा, गेन वाटर किया और वो स्वेल अप हो गए, तो वो सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम आगे जाते हैं कि जो ये सेल है, सेल के बाहर अगर हम देखते हैं सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है, और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब अगर सेल के सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू सेल, मतलब सेल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा और बाहर सराउंडिंग द मीडियम वाटर की कंसंट्रेशन कम, तो इसका मतलब पानी या सोल्यूट, सॉल्वेंट सेल में ज्यादा है, तो क्या होगा, हमने पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर या लिक्विड फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग, तो सेल क्या करेगा, पानी को लॉस करेगा, इसका मतलब पानी लूज करेगा, जब पानी लूज करेगा सेल, तो ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, क्योंकि वो लॉस करता है। जैसे हमने क्या रखा, अंगूर, ग्रेप्स, ग्रेप्स हमने कहाँ रख दिए, धूप में रख दिए, तो आफ्टर सम टाइम तो सेल जो ग्रेप्स है वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग में पानी की मात्रा कम थी और सेल के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा थी, तो ग्रेप मीन सेल ने वाटर लॉस कर दिया। और कौन सा सॉल्यूशन होगा ये, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इफ द सराउंडिंग द मीडियम हैज लो वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, अगर सेल से बाहर सराउंडिंग में पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो सेल क्या करेगा, लॉस वाटर एंड सेल विल श्रिंक, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक होगा। और जैसे आपको मैंने एग्जांपल बता दिया। अब हम मूव करते हैं अगले पॉइंट पर, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जिससे फूड को एनगल्फ करने में, फूड को पकड़ने में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, बहुत फायदेमंद होता है। तो उस प्रोसेस को, उस वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल है, अनेबल द सेल टू एनगल्फ द फूड, क्या करता है, हेल्प करता है फूड को एनगल्फ, निगलने में, और कुछ अदर मटेरियल, फूड के अलावा कोई अदर मटेरियल भी वो क्या करता है, निगलने की कोशिश करता है, कहां से, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग से। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसने ऐसा शेप ले ली और फूड को क्या करेगा, एनगल्फ कर लेगा, और फूड को क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बाहर भी निकाल देगा। जब एनगल्फिंग ऑफ फूड होता है, फूड को निगलता है, तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब फूड एक्सक्रीट करता है, वेस्ट मटेरियल जब शरीर से निकलता है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सेल, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कहीं से ब्रेक हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी कहीं से भी वो ब्रेक हो सकता है, और और वो एकदम ज्वाइंट भी हो जाता है, फिर रीयूनाइट भी हो जाता है, ब्रेक होने के बाद वो रीयूनाइट भी हो जाता है, जुड़ भी जाता है, और ये क्या कर रहा है, फूड को एनगल्फ कर रहा है बाय टेकिंग एनी शेप, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन फूड को एनगल्फ करना, और एक्सोसाइटोसिस मीन फूड को, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना। और अमीबा इस प्रोसेस को रिक्वायर द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अमीबा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से फूड को क्या करता है, एनगल्फ, और वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालता है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो अमीबा जो है फूड को लेता है, एनगल्फ करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है, श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर।
इसका मतलब सेल के अंदर से जब क्या होता है, पानी लॉस होता है, जैसे ये सेल है, ये सेल है हमारा, ये सेल वॉल है बाहर वाली लेयर, तो जैसे ही क्या होगा, ये वाटर लॉस करेगा, वाटर लॉस करेगा तो ये सेल या साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू कर देगा। ये क्या हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। जब एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये हमारा जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है पूरा क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द सेल वॉल से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा और क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक क्यों होगा, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मीन श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का सिकुड़ना और जो सिकुड़कर सेल वॉल से दूर होना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और दूर कब होगा, जब वो सिकुड़ेगा, कब, जब वो लॉस ऑफ वाटर होगा, उस सेल में से पानी क्या होगा, लॉस हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और सेल वॉल से दूर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब ये सेल वॉल, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल, किसमें होता है, प्लांट सेल में, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट लेयर, वो क्या है, सेल वॉल है। और सेल वॉल से पहले मीन्स ये सेल वॉल के अंदर भी एक लेयर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसका सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल है। और सेल वॉल किसमें, प्लांट सेल में होता है, और प्रेजेंट किस, एब्सेंट किसमें, एनिमल सेल में, एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल, किसमें होता है, प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहता है। जो सेल वॉल है वो रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस, पोरस भी होता है, और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ज्यादातर सेल इसमें क्या होते हैं, डेड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग होने की वजह से क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है। और ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज कंपोज ऑफ द सेलुलोज, जिसमें ज्यादातर सेल क्या होते हैं, डेड होते हैं। और सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल का काम क्या है, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल को मजबूती देता है, प्लांट सेल को एक पर्टिकुलर शेप देता है, गिव द डेफिनेट शेप टू द सेल। प्लांट सेल को एक डेफिनेट शेप देता है, उनको मजबूती देता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजन एंड मैकेनिकल इंजरी, प्लांट को किसी टाइप के नुकसान से भी बचाता है, किसी टाइप के ऑर्गेनिज्म से बचाता है, किसी टाइप के फंगाई, अदर सब्सटेंस से, अदर ऑर्गेनिज्म से बचाता है, ताकि प्लांट को बचा सके, रोक सके। कौन, सेल वॉल। इट इज ए परमेबल, इट मीन ये किसी भी, परमेबल है मीन ये किसी चीज को आने जाने देगा आराम से। अलाउ एन एंट्री मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट साइड, हर एक सब्सटेंस को अंदर जाने और बाहर आने देता है। इट इज नॉट द सिलेक्टिव परमेबल, इट इज फ्रीली परमेबल, अलाउ टू पास द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंस करते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जो सेल वॉल है वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। इसका मतलब पहले हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के बाहर कौन सी लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी होती है, सेल वॉल। तो सेल वॉल प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म के बाद आता है, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये साइटोप्लाज्म को एनक्लोज करता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के बाद जो लेयर आएगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आती है। और सेल में वॉल जो है वो रिजिड और कंपैरेटिवली क्या है, थिक है। और कौन, सेल वॉल रिजिड और थिक है, और ये क्या है, फ्लेक्सिबल और पतली है। इसका मतलब ये क्या है, मूवमेंट हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपने भी एंडोसाइटोसिस में पढ़ा था। सेल वॉल क्या है, ज्यादातर सेल इसमें क्या है, डेड है, नॉन लिविंग है, और परमेबल मींस अलाउड इन और आउट ऑफ द मॉलिक्यूल। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग है, क्या है ये, लिविंग, और ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, मींस इट अलाउ इन और आउट द सेलेक्टेड सब्सटेंस इनसाइड और आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर, सेल के बाहर सेलेक्टेड सब्सटेंस को आने जाने देता है। और ये किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। और ये किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। और सेल वॉल जो है प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एनिमल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि सेल वॉल प्लांट को डेफिनेट शेप देता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल को डेफिनेट शेप देता है। अब जो न्यूक्लियस है, विच इज द कंपोनेंट ऑफ किसका, सेल का। सेल का एक कंपोनेंट कौन सा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल,
जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज, इसका मतलब जितने भी सेल में एक्टिविटी है उनको डायरेक्शन देना, उनको कंट्रोल करना, उनकी एक्टिविटी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी हो रही है उनको क्या करता है, कंट्रोल और डायरेक्ट करता है। मेनली किसमें, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन प्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड, रिप्रोड्यूस न्यू सेल, नए सेल रिप्रोड्यूस करना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था और उसने ये पाया गया कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, डार्क कलर्ड, स्पेरिकल और ओवल शेप, या तो वो स्पेरिकल शेप में या ओवल शेप में, लेकिन कलर कैसा उसका, काफी डार्क, और डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पॉइंट साइज स्ट्रक्चर, बहुत छोटा। और प्रेजेंट कहाँ होता है, सेंटर ऑफ ईच सेल, एनिमल सेल के सेंटर में, लेकिन प्लांट सेल के जस्ट 16 सेंटर से दूर रहता है। और इट हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, और जो 2 मेम्ब्रेन डबल लेयर, और उन दोनों मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में डबल कवरिंग लेयर है, और जो डबल कवरिंग लेयर है, जो 2 लेयर है, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हैज पोर्स विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो 2 लेयर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस के बाहर है, उनमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और वो पोर्स की हेल्प से मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट किसका होता है, सब्सटेंस का, मटेरियल का, इन और आउट ऑफ द सेल। मीन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस से सेल से बाहर, इसका मतलब मूवमेंट ऑफ द मटेरियल थ्रू द पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स की हेल्प से मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है इनसाइड और आउटसाइड द सेल। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज ए रॉड शेप या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड होने को होता है, जब सेल क्या होता है, डिवाइड होने को होता है, तो इसका मतलब, तो वो जो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लेते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन क्रोमोसोम तब बनेगा जब सेल डिवाइड होने वाला होगा। अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब क्रोमोसोम नहीं बनते। तब क्या बनता है, एंटेंगल्ड, मतलब उलझे हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में उलझे हुए होते हैं, बट इट डज नॉट, ये कभी क्रोमोसोम नहीं बनाता। तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, मींस क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो क्रोमोसोम तभी बनेगा जब फॉर्म होगा, तब सेल, जब सेल डिवाइड होने वाला होगा। तो हम सिंपल भाषा में बोलेंगे, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल। हमने बताया कि न्यूक्लियस, हमने बताया क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसमें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या है, क्रोमोसोम कंटेन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में या प्रोटीन की फॉर्म में। तो डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। और ये जो है क्या करते हैं, क्रोमोसोम में जो क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मींस डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, करैक्टर ट्रांसफर होते हैं, ट्रेट ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से, फादर से बच्चों में, बच्चों फिर ग्रैंडफादर से फादर में, मीन दादा से उनके फादर में, फादर से फिर बच्चों में। तो इसका मतलब ट्रांसफर होते हैं करैक्टर्स, वो किसमें, किसके थ्रू, डीएनए। और वो किसमें होते हैं, क्रोमोसोम में प्रेजेंट। और क्रोमोसोम किसमें होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो हम ये बोलेंगे कि क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से। इसका मतलब क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन एंड विच कैरी द इंफॉर्मेशन ट्रेट। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल एंड फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो डीएनए मॉलिक्यूल ही क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है, ट्रेट रखता है, करेक्टर मीन करेक्टर ऑफ किसी भी पेरेंट्स के और फादर के जो करेक्टर हैं, वो ट्रांसफर, वो जो पहचाने जाएंगे, वो किससे पहचाने जाएंगे, डीएनए और प्रोटीन से।
तो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है या स्मॉलेस्ट यूनिट है या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या है हमारा जीन। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच इज प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए का एक पार्ट जिसे हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। तो जब सेल व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइड देन डीएनए प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। अभी आपने कहा कि जब सेल डिवाइड नहीं होगा तो डीएनए जो सेल के अंदर है, सॉरी जो क्रोमोजोम के अंदर है, तो वो क्रोमोजोम नहीं बनेगा, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो क्रोमोजोम नहीं बनेगा। तो डीएनए क्या होगा, क्रोमेटिन मटेरियल की का एक पार्ट होगा, एक हिस्सा होगा। और क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, इज एन एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो क्या है, एक एंटेंगल मास, एक उलझा हुआ मटेरियल सब्सटेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि क्रोमोजोम सब्सटेंस नहीं बन रहा, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं हो रहा। When the cell is about to divide, these chromosome material get organized into chromosome. जब सेल डिवाइड नहीं होगा तो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट रहेगा, और अगर जैसे ही सेल डिवाइड होने को होगा तो वो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। इन बैक्टीरिया न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पुअरली डिफाइंड, मीन्स वेल नॉट वेल डिफाइंड है। तो उसके अंदर जो अनडिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एब्सेंट रहती है, तो उसमें जो न्यूक्लियस में उसमें कौन सा होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और उस न्यूक्लिक एसिड को हम बोलते हैं न्यूक्लियड। इसका प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया में ज्यादातर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं और पुअरली डिफाइंड होते हैं, इसलिए उसमें न्यूक्लियर एसिड प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियड बोलते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था, देखो सेल, ये हमारा, इसके देखिए सेल, ये हमारे पास सेल है। सेल में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, ये क्रोमोजोम, और ये क्रोमोजोम है। और इस क्रोमोजोम, इसमें क्या है, ये डीएनए, ये क्या है, फंक्शनल, इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा जीन कहलाएगा। तो जीन इज प्रेजेंट इन पार्ट ऑफ ए डीएनए, एंड डीएनए इज द पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, एंड क्रोमोजोम इज द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ द सेल। तो सीधा हम ये कहेंगे कि जीन किस में प्रेजेंट है, डीएनए, और डीएनए किस में प्रेजेंट है, क्रोमोजोम में, क्रोमोजोम किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है, सेल में। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, दो टाइप के और सेल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल की बेस पे तो पढ़े थे। यूकैरियोटिक सेल क्या है हमारा, यूकैरियोटिक सेल इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो सेल है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। प्रोकैरियोटिक में जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, और इसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म, जो आपने बताया था फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द cell, it is the liquid part in which the other organella flow, liquid part of the cell, जिसमें other material, other cell organella present होते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं, क्योंकि लिक्विड पार्ट सेमी लिक्विड टाइप होता है, पेस्ट टाइप होता है। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर, सब्सटेंस जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो ये खाली जगह है, ये क्या, इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और ये क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। वेरियस सेल ऑर्गेनिला लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and other cell organella are present in the cytoplasm. cytoplasm में different cell organella present होते हैं which perform the specific function. और जो cytoplasm है, it help in exchange और storage of the substance among the cell organella. ये क्या करता है, सब्सटेंस को स्टोरेज का काम और एक्सचेंज करने का काम करता है साइटोप्लाज्म। अब हमने पढ़े थे अभी दो टाइप के सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस क्या है, देखिए ध्यान से। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज, और यूकैरियोटिक सेल लार्ज इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस रीजन क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसमें न्यूक्लियर रीजन डिफाइन होता है। जब न्यूक्लियर रीजन डिफाइन होता है तो इसमें मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। और इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिला एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड, जब न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइन है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिला, जितने भी आपने अभी हमने बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल ऑर्गेनिला विच आर प्रेजेंट इन द सेल, इसमें एब्सेंट रहते हैं, और इसमें सेल ऑर्गेनिला क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन क्या है, वेल डिफाइंड है। और ये ज्यादातर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, और
यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर आपने बताया कंटेन वन सेल और मल्टी सेलुलर आपने बताया मोर देन वन सेल। अब हम जो सेल ऑर्गेनिला पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनिला डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिला जो आपने पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, ये हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिला पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ER। इट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और सीड की फॉर्म में नेटवर्क, बहुत बड़ा मेम्ब्रेन जो किसकी फॉर्म में, सीड की फॉर्म में, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर सीड की फॉर्म में और या ट्यूब की फॉर्म में पाए जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड, ये किस शेप में, या तो ट्यूब की फॉर्म में या राउंड की फॉर्म में, ट्यूबल्स की फॉर्म में, जैसे पाइप की तरह राउंड भी होता है और लंबाई भी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसकी तरह होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी स्ट्रक्चर है। देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके हम क्या बोलेंगे, RER। RER इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे क्या बोलेंगे, SER। अब हमारा क्या है, RER क्यों नाम पड़ा, तो RER क्या है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस पर। राइबोसोम दिखने की वजह से, राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल, ये जो राइबोसोम है जो RER में प्रेजेंट है, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको रफ नाम क्यों दिया गया, राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से। और जो राइबोसोम जो है वो हर एक्टिव सेल में प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम क्या होता है, हेल्प टू सिंथेसाइज प्रोटीन। हम कहते हैं कि राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन करता है। जब राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन करता है तो प्रेजेंट कहाँ होता है, वो RER में। तो इसका मतलब RER क्या करता है, राइबोसोम, RER में राइबोसोम प्रेजेंट है और वो सिंथेसाइज क्या करता है, प्रोटीन करता है। तो हम कई बार क्या करते हैं, राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, या अगर राइबोसोम लिखा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाने में, सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। और जो राइबोसोम है हर एक्टिव सेल जो डिवाइड होने वाला होता है उसमें प्रेजेंट होता है। दे आर द साइट ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चर। जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जिसमें राइबोसोम है, वो क्या करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंड द प्रिपेयर प्रोटीन टू वेरियस पार्ट ऑफ द सेल। फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो राइबोसोम ने जो प्रोटीन सिंथेसाइज किया, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के हर पार्ट पर पहुंचाने का काम करता है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट और मॉलिक्यूल और लिपिड। हमने बोला RER या राइबोसोम हेल्प टू प्रिपेयर सिंथेसाइज प्रोटीन, तो SER क्या बनाता है, फैट और लिपिड बनाता है। प्रोटीन जो राइबोसोम ने बनाया, लिपिड जो SER ने बनाया, हेल्प इन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किससे बनता है, प्रोटीन और लिपिड से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसका मतलब प्रोटीन एंड लिपिड which is used to prepare, which is used to manufacture, which is used to build up the cell membrane, this process is known as membrane biogenesis। और हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। अगला हमारा है SER। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले द इंपॉर्टेंट रोल टू डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जितने भी पॉइजनस या ड्रग्स या कुछ हार्मफुल सब्सटेंस हैं, उनको क्या करता है, निकालता है, डिटॉक्सिफाई करता है, रिमूव करता है। कौन, SER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम serve as a channel for the transport of material protein between various region of cytoplasm and between cytoplasm and nucleus। तो इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है कि मटेरियल मींस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। किसमें, यानी कि बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, या विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो
फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द सम बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इसका एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें सेल जो है कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटी कर सके। मींस प्रोवाइड द एरिया रीजन टू परफॉर्म द बायोकेमिकल एक्टिविटी बाय द सेल। दूसरा हमारा जो सेल ऑर्गेनिला वो क्या है? गोल्गी अपरेटस। Golgi apparatus is described by the Camillo Golgi consists the system of membrane bounded vesicles जो सीट की फॉर्म में होते हैं and approximately parallel to each other in called the cistern। मींस जो एक सिस्टर्न, एक बर्तन जिसे बोलते हैं, उस फॉर्म में उसको स्टोर करके रखते हैं। किस फॉर्म में? एक दूसरे की लेयर में, अलमारी के अंदर जैसे हम एक के ऊपर एक रखते हैं, पैरेलल टू ईच अदर। The material synthesized near the ER packaged and dispatched to various targets inside or outside the cell through the Golgi apparatus। तो गोल्गी अपरेटस का काम क्या है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास जो भी मटेरियल सिंथेसाइज, जो भी मटेरियल मैन्युफैक्चर, जो भी मटेरियल उसके पास है, उसको क्या करेगा? पैकेज करेगा और क्या करेगा? डिस्पैच करेगा। कहां पर? सेल के अंदर या सेल से बाहर, सेल के आसपास जहां पर जिसको जिसकी जरूरत है वहां पर उसको वो भेजेगा। Its function is include the storage, modification and packing of the product। इसका मेन काम क्या है? कि पैकेज का काम, डिस्पैच करने का काम, और अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, यहाँ कॉमा बेटे, मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफिकेशन करने का काम भी कौन करेगा? गोल्गी अपरेटस। तो अगर देखा जाए गोल्गी अपरेटस का काम स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेज का काम है, और साथ में क्या करना है? डिस्पैच करने का काम है। लेकिन डिस्पैच कौन सा मटेरियल करेगा? जब क्या नाम है, जो ईआर के आसपास जो मटेरियल बनता है उसको डिस्पैच करने का काम करता है। अगर डिस्पैच नहीं हो रहा तो उसको स्टोरेज कर लेगा और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने तो मॉडिफाइड भी करेगा। जो कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस में सिंपल शुगर से हम क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स शुगर बनता है। कॉम्प्लेक्स शुगर इज मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, वो कहां पर बनता है? गोल्गी अपरेटस में। और गोल्गी अपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। जो गोल्गी अपरेटस है वो लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। मींस लाइसोसोम जो बनता है वो गोल्गी अपरेटस की हेल्प से बनता है। तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम is the cell organella which is a kind of waste disposal system of the cell। मीन सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। जो वेस्ट मटेरियल निकाल रहा है तो इसका मतलब क्लीनिंग का काम करेगा। इसका मतलब साफ सफाई का काम कौन करता है? लाइसोसोम। गंदगियों को निकालने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। इट हेल्प टू क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनिला। ये क्या करता है? सेल को साफ करता है। कैसे साफ करता है? कि जो सेल खराब हो जाए या जो सेल डैमेज हो जाए या जो रिपेयर होने के लायक ना हो, उन सेल को क्या करता है? वो खा जाता है। अब खाता कैसे है? क्योंकि इसके पास क्या है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है। जब कोई सेल खराब होता है या कोई सेल डैमेज होता है तो इसका जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है या लाइसोसोम है, ब्रस्ट हो जाता है, और ब्रस्ट होने पर वो अपने ही सेल को क्या कर लेता है? खा लेता है, और अपने ही सेल को खा लेता है। इसलिए लाइसोसोम को हम जनरली क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग भी वो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल बिकॉज व्हेन द सेल डैमेज, जब सेल डैमेज या खराब हो जाता है या वॉर्न आउट हो जाता है, वॉर्न आउट मीन खराब, घिस जाता है, कमजोर हो जाता है, कोई काम नहीं करता, लाइसोसोम में ब्रस्ट, लाइसोसोम ब्रस्ट होता है और उसका पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। और उस लाइसोसोम में जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम उसी सेल को खा जाता है, और जब जो सेल खराब होता है उसी को खाता है और अपने आसपास के सेल को डिस्टर्ब नहीं करता। इट हैज द मेम्ब्रेन बाउंड सैक फील्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका मतलब मेम्ब्रेन बाउंड गैप है जो किससे भरा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है। और ये जो एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा सेल ऑर्गेनिला है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मीन एनर्जी प्रोवाइड करना। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी देता है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनो
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। जो हमें एनर्जी मिलती है, प्रोवाइड करता है एनर्जी, वो किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मीन करेंसी ऑफ एनर्जी। सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या होती है? एटीपी। इसका अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी मिलती है वो किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में मिलती है। किसकी फॉर्म में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया की हैज टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेंट ऑफ वन। एक के बदले माइटोकॉन्ड्रिया के कितने लेयर हैं? कितनी मेम्ब्रेन है? दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर और एक अंदर। और बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या है? पोरस। और अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या है? फोल्डेड। फोल्डेड मतलब उसको फोल्ड करके रखा है, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा है, वो कवर नहीं पड़ता, इसलिए उसको क्या कर रखा है? मेम्ब्रेन को फोल्ड करके रखा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो? एनर्जी जनरेट हो। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? एनर्जी क्रिएट होगी। सरफेस एरिया ज्यादा तो जनरेशन ऑफ एनर्जी मोर एंड मोर। और वो पास किससे होगा? पोरस, बाहर वाले मेम्ब्रेन से पास होगा। और किसमें पहुंचेगा? टू रीच ऑल द पार्ट ऑफ द सेल। द आउटर मेम्ब्रेन इज अ वेरी पोरस। आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा? पोरस होगा। वाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या होगी? वो डीपली फोल्डेड होगी। क्यों डीपली फोल्डेड? क्यों? क्योंकि फोल्ड क्रिएट द लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन केमिकल रिएक्शन। क्योंकि फोल्डेड इसलिए है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जनरेशन ऑफ एनर्जी विल बी मोर। एटीपी एनर्जी मिलेगी हमें, ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना डीएनए और राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया एक विचित्र टाइप का सेल ऑर्गेनेला है जिसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है। अपना डीएनए और राइबोसोम होने की वजह से दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। अपना डीएनए और राइबोसोम होने की वजह से ये क्या करते हैं? कुछ डीएनए कुछ प्रोटीन अपने आप बना लेते हैं, अपने आप सिंथेसाइज कर लेता है। क्यों? क्योंकि डीएनए और राइबोसोम होने की वजह से। तो हमारे को एक पॉइंट मिल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज ऑन डीएनए एंड राइबो। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड। इट इज प्रेजेंट इन कहाँ? ये प्रेजेंट कहाँ होता है? प्लांट सेल में। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। किसमें होते हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। दे आर टू टाइप प्लास्टिड। दो टाइप के प्लास्टिड है, एक क्रोमोप्लास्ट कलर प्लांट और एक ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट या कलरलेस पार्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है कलर पार्ट है। कलर पार्ट एक ग्रीन कलर होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर लीव्स का होता है, ये एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। जो किसकी वजह से ग्रीन? क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। और जो प्लास्टिड जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल मींस ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। और इस टाइप के प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब अगर लीव्स जो ग्रीन है, जो ग्रीन कलर है, वो उसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन प्लांट में जो फ्लावर है, जो फ्रूट है, जो उनका कलर है, फ्रूट का, फ्लावर का जो कलर है वो क्या होता है? वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वो क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। इसका मतलब कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्रूट विल बी द प्लास्टिड। कौन सा प्लास्टिड होगा उसमें? क्रोमोप्लास्ट होगा। लेकिन लीव्स में जो कलर ग्रीन है वो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। और जो रूट, स्टेम, इनमें जो कलरलेस या ब्राउनिश पार्ट है जिसे हम कलरलेस, उसमें कौन सा प्लास्टिड होगा? उसमें प्लास्टिड होगा हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? लीव्स में होगा। क्रोमोप्लास्ट कहाँ होगा? फ्लावर और फ्रूट में होगा। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होगा? रूट में और स्टेम में प्रेजेंट होगा। तो प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल इज नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। जिस प्लास्टिड में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उस प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट एक वो प्लास्टिड है जो क्या करता है? हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मीन फूड प्रिपेयर करने में, फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करने में। क्योंकि प्रेजेंट कहाँ होता है? लीव्स में। और लीव्स को हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल। और इस क्लोरोप्लास्ट also contain the yellow और green pigment in addition to the chlorophyll। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन पिगमेंट के अलावा और अलग कलर भी रहते हैं, ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। Leucoplast is primarily organella in which the materials such as starch, oil, protein, granule are stored। Leucoplast कहाँ होता है? रूट्स में और स्टेम में। और रूट और स्टेम का काम क्या होता है? टू स्टोर द फूड। लीव्स खाना बनाता है, रीस और वो हर जगह पहुंचाता है फ्लोएम। और जो खाना बच जाता है उनको स्टोर करने का काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। मीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये रूट और स्टेम में प्रेजेंट होता है, जिसका काम स्टार्च और ऑयल और
प्रोटीन को स्टोर करना। तो हमारा एक सिंपल है, लीव्स जो ग्रीन है वो क्लोरोप्लास्ट है, उस प्लास्टिड प्रेजेंट है। फ्लावर और फ्रूट में क्रोमोप्लास्ट है, और रूट और स्टेम में ल्यूकोप्लास्ट है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड, प्लास्टिड का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर, बहुत सारी लेयर हैं। जो अगर हम प्लास्टिड का अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें बहुत सारी लेयर हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो बहुत सारी लेयर उस प्लास्टिड के अंदर एक दूसरे से जुड़ी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोरमा बोलते हैं। स्टोरमा क्या बेटे, इसका अंदर न्यूमरियस मेम्ब्रेन ऑफ लेयर इनसाइड द प्लास्टिड इन विच दे आर एम्बेडेड टू ईच अदर, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोरमा। प्लास्टिड जो है आर द सिमिलर टू द माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह ही है। इसका मतलब माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या था, अपना डीएनए और अपना राइबोसोम था। तो प्लास्टिड का स्ट्रक्चर भी माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह है, तो इसका भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होगा। तो इसका मतलब दो सेल ऑर्गेनिला ऐसे हैं जिनका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है, और वो केवल कौन है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आते बेटे वैक्यूल, जो नेक्स्ट ऑर्गेनिला है। वैक्यूल इज द स्टोरेज सैक, एक तरह सैक मीन स्पेस, खाली जगह। स्टोरेज सैक फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट, एक जगह है जिसमें क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड हम भर सकते हैं। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, वैक्यूल क्या होता है, एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है। अब एनिमल सेल में क्यों छोटा होता है, क्योंकि इसके ज्यादातर ऑर्गन, ज्यादातर पार्ट क्या है, मूवमेंट में, मोशन में, और इनको क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। मोमेंट में होने की वजह से जगह क्या होती है, खाली नहीं बचती। लेकिन प्लांट ज्यादातर स्टेशनरी होते हैं, ये मूव नहीं करते। जब मूव नहीं करते तो इसका मतलब इनमें क्या होगा, गैप ज्यादा होगा, क्योंकि नो मूवमेंट विल टेक प्लेस, गैप मोर, वैक्यूल का साइज बड़ा। यहाँ तक भी सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट कंटेन 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, इसका मतलब पूरे सेल का 50 से 90% किसी किसी प्लांट में कौन जगह घेर लेता है, वैक्यूल, मीन जगह खाली होती है, वैक्यूल बना लेता है। और ये वैक्यूल एक्चुअल में क्या है, स्पेस है जो स्टोरेज करने के काम आता है, और आल्सो प्लांट को क्या करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। जो वैक्यूल है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट को, सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं, रेजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और साथ में गैप स्पेस होने की वजह से ये अमीनो एसिड, शुगर और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओनली वन सेल, लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल्स contain the food item, amoeba consume it and play the important role in expelling excess water and some waste from the cell। इसका मतलब अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, लाइक अमीबा, अमीबा में जो वैक्यूल का काम है वो क्या करता है, वैक्यूल, वैक्यूल जो उसमें काम करता है वो क्या करता है, एक टेम्परेरी स्टोमक की तरह काम करता है। इसका मतलब डाइजेशन का काम करता है, और उसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन वैक्यूल काम करता है सारा सारा, क्योंकि फूड वैक्यूल बना देता है। और फूड वैक्यूल एक जैसे क्या होता है, जो टेम्परेरी स्टोमक, पेट का काम करता है, जहां पर डाइजेशन सारा काम होता है, और फिर जब पूरी तरह से डाइजेशन होता है, वही फूड वैक्यूल क्या करता है, ब्रस्ट हो जाता है, और वेस्ट मटेरियल क्या करता है, एक्सक्रीट आउट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सेल से निकाल देता है। ये हमारा क्या है, फूड वैक्यूल। अब एक पॉइंट छोटा सा है, माइटोसिस, डिवीजन ऑफ सेल। सेल के डिवीजन हमारे दो टाइप के, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। तो माइटोसिस बाकी इसमें बड़े क्लास में पढ़ोगे, यहाँ थोड़ा सा है। माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ सेल इन विच टू डॉटर सेल दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी ऑर्गेनिज्म होती है, और न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। एक सेल से जब दो डॉटर सेल बनते हैं, जो डॉटर सेल क्या है, आइडेंटिकल होते हैं। इस टाइप के न्यू जनरेशन को, न्यू ऑर्गेनिज्म को जो बनता है डिवीजन के बाद, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। या सेल के अंदर जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो माइटोसिस की वजह से होती है। लेकिन मियोसिस क्या है, जब इंटरनल मीन्स जो आपके, मियोसिस इज द डिवीजन, जो जर्म सेल, जो इंटरनली जो जर्म सेल होते हैं, इन विच द 4 सेक्स सेल आर एब्सेंट। वो एक जर्म सेल जब किसमें बनाता है, 4 सेक्स सेल में बनाता है, 4 सेल प्रोड्यूस करता है, जैसे एग और स्पर्म। एंड जो एग और स्पर्म्स मीन्स जिसमें 50% फ्रॉम मेल पार्ट एंड 50% फ्रॉम फीमेल पार्ट, दिस मीन विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट सेल, जिसमें दोनों पेरेंट सेल क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें क्या होता है, एग सेल और स्पर्म्स काम यूज होता है। उस टाइप के सेल विच इज हेल्प टू रिप्रोड्यूस,
जो सेल डिवीजन, एक तो सेल डिवीजन नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना होता है, और वो जो सेल डिवीजन न्यू ऑर्गेनिज्म बना, जब मेल और फीमेल के दोनों स्पर्म्स और एग्स जब क्या होंगे, फ्यूज होंगे, दोनों हाफ ऑफ 50% कंबाइन होंगे, जिसमें एक जर्म सेल किसमें होता है, 4 सेक्स सेल में प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ म्यूसिस। और ये हमारा था लास्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया है, एंड डोंट सब्सक्राइब इट फॉर, अगर इसके क्वेश्चन आंसर और इसके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल आपको हो जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।